जैसा कि आप सब जानते हैं कि टैक्स ईयर स्टार्ट हो चुका है, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को पिछला साल टैक्स का वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी टैक्स रिटर्न अब हमने फ़ाइल करनी है। यानी कि 2024 की रिटर्न अभी हमने फ़ाइल करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको टैक्स रिटर्न के लिए अपनी तैयारी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट करने हैं और कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां हैं जिनसे लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लेते हैं रिटर्न फाइलिंग में, उनसे आपने बचना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग में लाजमी चाहिए। एक बात माइंड में रखिएगा कि जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा ये 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक देखे जाएंगे। मिसाल के तौर पे जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। आपने अपने बैंक से जो स्टेटमेंट लेनी है वो 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक की लेनी है। और इस दौरान जो आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो लेन देन हुआ है और जो उसका एंडिंग बैलेंस आपने अपनी रिटर्न में शो करवाना है। इसके अलावा बैंक से ही आपने अपने टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स ले लेने हैं। बैंक को बोलना है कि आपने 2024 की रिटर्न फाइल करवानी है, तो लिहाजा उसके लिए विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट दे दें। तो इस पूरे दौरानिए में जितना भी विद हेल्ड किया होगा टैक्स बैंक ने, उसका एक सर्टिफिकेट बना के आपको दे देगी। ये सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन अपनी जो बैंक की मोबाइल ऐप होती है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली। और इसके अलावा आप हेल्पलाइन पे बात करके भी ले सकते हैं। तीसरा, सैलरी पर्सन के लिए जो जॉब करते हैं कहीं पे भी, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी है, तो उनके पास उसकी रसीदें होनी चाहिए जिसमें लिखा हो कि इनका कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है और कितनी इनकम इन्होंने ली है, ताकि जो टैक्स उनका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है वो उनको दोबारा ना पे करना पड़े। नंबर फोर्थ, अगर आपकी इनकम प्रॉपर्टी से आती है, आप रेंट से अपना गुजारा करते हैं, तो आपने वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है अपनी टैक्स रिटर्न में। उसको आपने लिख लेना है या उसके जो बिल्स आपने दिए होंगे किराएदार को, उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ है लाइक जैज़, यूफोन, वारिद वगैरह, इनके जो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए। ये आप उनकी फ्रेंचाइज पे जाके ले सकते हैं या हेल्पलाइन पे बात करके ले सकते हैं या फिर उनकी मोबाइल ऐप के ज़रिए भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास जुलाई के महीने का कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। अगर आप कारोबारी पर्सन हैं तो आपके पास कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस के बिल होने चाहिए। और अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास घर के होने चाहिए। और इसके अलावा इस साल जो भी आपने प्रॉपर्टी की लेन देन की है उसके डॉक्यूमेंट्स और जो टैक्स जमा करवाया है वो आपके पास होने चाहिए, रसीदें। इसके अलावा अगर आपने कोई गाड़ी का लेन देन किया है तो उसकी रसीदें होनी चाहिए, उसके टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपने अगर इंश्योरेंस ली है या लोन लिया है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कितनी इंस्टॉलमेंट्स आपकी जा चुकी हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, या अगर कोई प्रीमियम दी है तो उसकी रसीदें होनी चाहिए। इसके अलावा आपके कारोबार के जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पर्सनल और घरेलू अखराजात की लिस्ट होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है रिटर्न से रिलेटेड वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। एक बात माइंड में रखिएगा कि आपने कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अपने कंसल्टेंट को या रिटर्न फाइलिंग के दौरान नहीं प्रोवाइड करना जो रिटर्न के साथ रेलेवेंट ना होता हो, उसका आपको नुकसान हो सकता है। जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब फॉर्म एफपीआर की तरफ से अपडेट हो जाएगा और रिटर्न फाइलिंग का जो मरहला है वो शुरू हो जाएगा तो उनको मेरी तरफ से रिमाइंडर मैसेज आ जाएगा और उनको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार करने हैं और रिटर्न कब तक आपने सबमिट करवानी है। ये तमाम अपडेट्स उनको मिलती रहेंगी। इसके अलावा जैसे ही फॉर्म अपडेट होता है तो कंसल्टेंट्स के लिए मैं एक वीडियो बना के शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेंट्स रब्ता करते हैं कि हमें प्रोसीजर समझाएं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां हैं रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड जिनसे आपने बचना है और ज़रूर बचना है। पहली गलती तो अक्सर क्लाइंट्स ये करते हैं कि जब रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन करीब आ जाती है तो फिर वो कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं अपनी रिटर्न फाइलिंग करवाने के लिए, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि हमारा तो पासवर्ड ही गुम हुआ है, हमें तो पासवर्ड ही नहीं याद हमारा। तो फिर वो पासवर्ड रिकवर करवाने के चक्कर में अपनी जो डेडलाइन है उसको मीट नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। तो पहले डेडलाइन क्रॉस करने का इतना बड़ा नुकसान नहीं होता था जो अब होगा। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसे, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको पासवर्ड रिकवरी के हवाले से बता दूं कि जो लोग जिनका पासवर्ड गुम हो चुका है वो अभी अपना पासवर्ड अपने पास हासिल करके रख लें। पासवर्ड हासिल करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के अपने चैनल पे शेयर किए हैं, वो आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे ज़रिए पासवर्ड रिकवर करवाना चाहते हैं तो आप
मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दूसरी गलती जो आपने नहीं करनी वो ये कि अपने जो आईडी एंड पासवर्ड यानी कि जो क्रेडेंशियल्स हैं, जिसमें आपका आईडी, पासवर्ड, सीएनआईसी नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये आपने किसी भी अननोन पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स हैं जिनमें इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारे लोग इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, तो लिहाजा आपने इन चीज़ों को अपने पास सेफ रखना है, किसी को शो नहीं होने देनी। सिर्फ उस पर्सन को जिस पे आपको एतमाद है और जो आपका कंसल्टेंट है, लॉयर है, सिर्फ उसके साथ ही शेयर करनी है। तीसरी जो गलती आपने नहीं करनी वो ये है कि आपने किसी भी नीम हकीम से अपना काम यानी कि अपनी रिटर्न फाइल नहीं करवानी। देखिए, नीम हकीम के पास लोग क्यों जाते हैं? दो वजह से जाते हैं। या तो उनको पता ही नहीं होता कि ये नीम हकीम है, उनको पता ही नहीं होता कि ये मेरा काम ख़राब कर देगा, इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती। और दूसरा, फ़ीस की वजह से, कि नीम हकीम हमेशा कम फ़ीस मांगते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके पास अच्छे क्लाइंट्स तो आने नहीं हैं और ना ही उनके पास हुनर है, तो वो काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए फ़ीस अपनी कम मांग लेते हैं। तो जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं नीम हकीम की तरफ। जहाँ तक पहली बात है अवेयरनेस की, तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि मैंने अपने चैनल पे इस बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियोस शेयर की हैं, जिनको आप देख के अवेयरनेस ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं कि एक अच्छे कंसल्टेंट, लॉयर में और नीम हकीम में क्या फ़र्क होता है। और इसके अलावा दूसरी रही बात फ़ीस को लेके, तो फ़ीस का आप इस तरह समझें कि आप जब किसी भी नीम हकीम को थोड़े पैसे देते हैं, तो वो आपका मुस्तकबिल में बड़ा नुकसान कर रहा होता है, वो आपके अकाउंट को ख़राब कर रहा होता है, जो कि इररिपेयरेबल लॉस है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में ठीक ही नहीं होती, तो आप अपने थोड़े पैसों के एवज़ एक बहुत बड़ा नुकसान करवा लेते हैं। जैसे एक कहावत मशहूर है कि सस्ता पड़ेगा महंगा, तो वो इसीलिए बनी है कि आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो इसकी बजाय आप किसी एक्सपर्ट को, अच्छे लॉयर को, कंसल्टेंट को थोड़े से ज़्यादा पैसे भर के अपना मुस्तकबिल महफूज करवा लेते हैं। तो अपना जो माइंड है, अपनी जो मेंटल अप्रोच है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, क्योंकि ये अकाउंट आपका पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना है। नंबर 4 जो गलती आपने नहीं करनी वो ये कि आपने खुद अपनी रिटर्न फाइल नहीं करनी। ये मैं आपको ऑर्डर तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये आपको मशवरा दे रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आप भी एक नीम हकीम है। इसमें डेली बेसिस पे चेंजिंग्स आ रही होती हैं, अपडेट्स आ रही होती हैं, जिनको आप एक्वायर नहीं कर सकते। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे सामने काउंसलिंग में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर, हमने अपनी रिटर्न किसी नीम हकीम से फ़ाइल करवा के अपना अकाउंट ख़राब करा लिया है, या हमने खुद कोशिश की है। तो जब मैं उनका अकाउंट ओवरव्यू करता हूँ तो मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि इतना ज़्यादा उन्होंने अपना काम ख़राब करवाया हुआ है कि जहाँ तक बंदा सोच भी नहीं सकता। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं खुद प्रोसीजरल वीडियो, ट्यूटोरियल बना के वीडियोस शेयर करता हूँ कि ये प्रोसीजर है, आप इसे सीखें, और मैं खुद ही आपको क्यों मना कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जो मेरी ट्यूटोरियल प्रोसीजरल वीडियोस होती हैं वो एक लेमैन के लिए नहीं, वो एक कंसल्टेंट के लिए होती हैं, क्योंकि मुझे क्लाइंट्स भी रब्ता करते हैं, कंसल्टेंट्स भी मुझसे रब्ता करते हैं कि हमें ये चीज़ समझाएं, तो मुझे फिर दोनों को देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अपनी रिटर्न खुद फाइल करवाने की बजाय किसी एक्सपर्ट से करवाएं। नंबर 5वीं गलती जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपनी डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन अभी से करना शुरू करें, ताकि टाइम आने तक आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं। अक्सर लोग डेडलाइन के पास जाके अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने शुरू करते हैं, तो फिर उनको बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू करें, ताकि आप डेडलाइन को मीट कर सकें। नंबर लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट जो गलती इस बार आपने नहीं करनी वो ये कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न किसी भी सूरत में डेडलाइन के बाद फ़ाइल नहीं करवानी, डेडलाइन के पहले फ़ाइल करवानी है। पहले ये होता था कि अगर आप रिटर्न डेडलाइन के बाद जमा करवाते थे तो आप 1 साल तक तो रहते थे फाइलर, और अगले साल 1 मार्च को फिर आप नॉन फाइलर हो जाते थे, जिसके बाद आप ATL चालान पे करते थे और दोबारा एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाते थे, फाइलर हो जाते थे। लेकिन अब FBR ने इसको चेंज कर दिया है। अब इन्होंने जो लेट फाइलर की कैटेगरी मुतारिफ़ करवाई है, जब आप अपनी रिटर्न लेट फाइल करेंगे तो आप लेट फाइलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि फिर आपको जो फाइलर वाले फ़ायदे मिलने थे, जो टैक्स में बचत होनी थी, वो नहीं मिलेगी। इसमें फिर आपको लेट फाइलर वाला टैक्स भी लगेगा, आपको पेनल्टी जो 1,40,000 की बिज़नेस पर्सन को और 1,06,000 सैलरी पर्सन को वो भी लगेगी, और ATL का जुर्माना भी लगेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपने ये वाली गलती कभी भी नहीं करनी। लेट फाइलर से मुतल्लिक
तफसील से समझने के लिए आप ये वाली वीडियो देखें। इसमें मैंने लेट फाइलर के साथ साथ हालिया जो बजट में तब्दीलियाँ आई हैं उनको डिस्कस किया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ बहुत अहम होने वाली हैं। क्योंकि जैसे जैसे रिटर्न की डेडलाइन करीब आएगी तो वैसे वैसे मैं इसमें आपको अपडेट्स देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।